तो यार आज का जो सेशन है ना, इसको पढ़ के आपको इतना मजा आने वाला है। क्या कोई बायो वाला बच्चा होगा उसको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, कोई मैथ्स वाला बच्चा भी जो फिजिक्स से डर रहा होगा उसको भी मैथ्स से प्यार होने लगेगा, प्लस फिजिक्स से और ज्यादा प्यार होने लगेगा। तो बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं। जो वेक्टर्स का ये दूसरा पार्ट है जिसमें मैं आपको बहुत सी ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसको पढ़ के आपको मजा आने वाली है। अपन शुरुआत करेंगे। अपन ने कल पढ़ लिया था वेक्टर का छोटा मोटा इंट्रोडक्शन जो मैंने दिया था। अब जो बुक्स है ना उसमें दी रहती है एक डेफिनेशन वेक्टर की, वो रहती है कि वेक्टर आर दोज क्वांटिटीज वेक्टर आर दोज क्वांटिटीज which have both direction and magnitude। और इसमें एक और लाइन क्या जोड़ दी जाती है, and which of the triangle law of वेक्टर एडिशन। इस प्रकार से आपको डेफिनेशन दे दी जाती है। तो इसका जो मतलब है ये आपको पता चलेगा जब आप 12th पढ़ लेंगे। 12th का एक टॉपिक है, उसको जब आप पढ़ लेंगे तो इसका मतलब आपको पता चलेगा। ये लाइन है, इसका लाना जरूरी इसलिए पढ़ा क्योंकि जब आप 12th में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये करंट जा रहा है वायर के थ्रू। अब इस प्रकार से किया, या फिर ये करंट जा रहा है वायर के थ्रू और वायर से ही प्रकाश चल रहा है। तो यहां पास अगर I है और I1 और I2 है और यहां I है और यहां I1 और यहाँ तो वेक्टर एडिशन जब आप पढ़ोगे तो वेक्टर एडिशन में इस प्रकार का ट्रायंगल रहता है, मैं ये आपको बताऊंगा। वेक्टर एडिशन में अगर अपन ऐसे बनाने ऐसे ट्रायंगल को, मैं बताऊंगा कि इस लाइन को ऐसा बना लिया, इसको ऐसा, इसको लाइक दिस। तो यहाँ पास अपन ये प्लस ये 0 के बराबर कह सकते हैं। पर यहाँ पास क्या होता है, जो I होता है वो I1 प्लस I2 के बराबर हो जाता है। और यहाँ पास आप टेढ़ी डंडी तो बना ही नहीं सकते इस जैसे, पर यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ पास भी सेम चीज हो रही है। ये भी I1 प्लस I2 हो रहा है। ये आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। अभी नहीं भी समझ में आया तो कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं है। अभी अपन क्या बात करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D। मतलब वेक्टर को अपन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें कैसे लाते हैं, है ना। तो 10th से अभी आप निकले हो, कोई टॉपर भी देख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10th से निकले हो तो एक चीज आप देखो, 10th में आपने क्या पढ़ा था, ये चीज आपने देखी होगी। इसको x कह देते हैं, इसको y कह देते हैं, है ना। ये चीज आपने 10th में पढ़ी होगी। इसमें आपने स्ट्रेट लाइन ये वो सब पढ़ा होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ये सब आपने पढ़ा होगा 10th में, है ना। 11th में जैसे ही आप आते हो तो फिजिक्स में आपका ये 3D में पहले चले जाने लगता है, क्योंकि वेक्टर्स पहले पढ़नी रहती है, वेक्टर को 3D के रूप में भी पढ़ना रहता है, सब करना रहता है। तो अपन क्या करते हैं, ये तो दो हैं, एक इस प्रकार की एक्सेस जो कि इससे भी परपेंडिकुलर है, ये एक 90 डिग्री का एंगल है, समझ सकते हैं आप। इससे भी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। ये दोनों एंगल्स जो हैं, मतलब इस पूरे प्लेन से ही अपन कह दें ये परपेंडिकुलर एंगल निकलेंगे। इस नई एक्सिस को अपन क्या कह देते हैं, दिस एक्सिस नोन एज जेड एक्सिस, इसको अपन जेड एक्सिस कहते हैं। अब अगर मैं इसको ऐसे बोर्ड में बनाऊंगा या फिर ऐसे करके लगा दूंगा तो गिर जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा फील करवाने के लिए इस प्रकार से बता सकते हैं कि
ये y है, ये x है, ये 90 डिग्री का कोई एंगल है, और अपन z को भी ऐसे ही है। अब थोड़ा आपको फील हो रहा होगा कि ये भी 90 है प्लस ये भी 90 है, और ये z एक्सिस, ये होती है एक्चुअल चीज। अब इसमें अपन को पढ़ना क्या क्या है, तो देखो अपन ने कल पढ़ा था, कल एक चीज मैंने आपको बताई थी डिस्प्लेसमेंट, है ना, जो पिछली वीडियो है उसमें आपको एक चीज बताई होगी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या बताया था कि आप एक्चुअल अपनी जो पोजीशन है उस दूसरी पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुए हो, ये पढ़ा था। मतलब ए पे हो और ए से सीधा सीधा रास्ता बी के लिए, ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन भी बताई थी मैंने उस वीडियो में, इसको ईस्ट कह दिया था, यहाँ पास नॉर्थ बना दिया था, इस प्रकार से वेस्ट बना दिया था, फिर नीचे साउथ बना दिया था इस प्रकार से, और कहा था एडी वेक्टर, ये रिप्रेजेंटेशन होता है, इज इक्वल टू, अपन कह सकते हैं इसको 10 सेंटीमीटर समथिंग, और टूवर्ड्स मैं यहाँ पास ईस्ट कहूँ तो टूवर्ड्स ईस्ट, है ना। यार अब हमेशा जरूरी थोड़ा ना कि अपन ईस्ट बोले, अपन वेस्ट बोले, अपन नॉर्थ बोले, साउथ बोले, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। होता क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो एक हॉरिजॉन्टल में है ना, अब अपन को ऊपर की डायरेक्शन बतानी तो क्या बोलेंगे, अपन को नीचे की डायरेक्शन बतानी तो क्या बोलेंगे, अपन को ऐसी डायरेक्शन बतानी वैसी बतानी क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोल सकते अपन, है ना। तो इसमें अपन क्या करते हैं, अपन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपना लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन क्या करते हैं, अपन 3 एक्सेस जो मैंने भी बताया उसको लिखते हैं। उन 3 एक्सेस की बदौलत अपन क्या करते हैं कि जैसे पहले तो मैं शुरुआत में छोटी सी बात बता रहा हूँ, फिर इसको अपन और अच्छे से लेके चलेंगे, है ना। x y z, अब अपन हर बार ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना कि जैसे हमने कहा हम अभी ये है, इसको कहते हैं 0, 0, 0, मतलब x भी 0 है, y भी 0 है और z भी 0 है ना, अपन ऐसा कहते हैं इसको। अब इसमें अपन अगर इस पॉइंट से अपन सपोज करें कि इसको मैं थोड़ा ऐसे प्लेन में एक तो शुरुआत में बना रहा हूं, ये और ये, तो ये है 0, 0, 0, ये यही पॉइंट है ना। अब अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ पास से ये कोई पॉइंट ए है, कुछ घूम फिर के चल के आया हूँ इस प्रकार से और ऐसे आ गया यहाँ पास आके, ये 0, 0, 0 था, मैंने कहा ये है x पे मैं कुछ चला 2, 0, 0, एक और 0, ये पहला 0 रहता है वो x कोऑर्डिनेट बताता है, दूसरा 0 रहता है वो y कोऑर्डिनेट बताता है, तीसरा 0 आपको क्या बताता है, z कोऑर्डिनेट बताता है ना। आप डीपली जब आप देखोगे तो आप डीपली किसमें पढ़ सकते हो, 3D में। 3D में ये सब चीजें तो बहुत डीपली पढ़ाई जाएंगी, पर फिर भी कोई बायो वाला बच्चा है तो इतना उसको अभी डीप जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में इतना ज्यादा भी डीप नहीं जाया जाता इन सब चीजों में, वहां पास एप्लीकेशन इस पे ज्यादा जोर दिया जाता है। पर फिर भी इसका एक छोटा मोटा जो इंट्रोडक्शन है वही मैं आपको दे रहा हूँ, और इसको पढ़ के 3D वाला बच्चा भी बहुत अच्छे से, उसको भी बहुत मजा आएगी, है ना। ये x के लिए बताया जाता है, ये y के लिए, ये z के लिए, ये अपन चले। अब मतलब मैंने x पे देखा कि 2, 0, 0 पे आ गया, बल्कि यहाँ था 0, 0, 0 पे। अगर मैं यही पॉइंट को 3D में लेके आऊँ, ये पॉइंट B, तो कहाँ आ गया, ये है B, है ना। इस प्रकार से आप चल के ऐसे आए हो, ये आए, है ना, समथिंग लाइक दिस। अब देखो घूम फिर के आप आए हो ऐसे बी में, पर आप टोटल डिस्प्लेस कितना हुए हो, डिस्टेंस तो आपने ये पूरी ट्रेवल की, दिस इज योर टोटल पाथ ट्रेवल्ड, डिस्प्लेस कितना हुए हो, ए से बी गए हो ना सर। डिस्प्लेसमेंट आपका अगर इस फ्रेम में देखें, ये आपका फ्रेम है, इस फ्रेम में आप ए से भटके कितना हो, डिस्प्लेस कितना हुए हो, तो आप क्या लिखोगे कि मैं 2 मीटर या फिर 2 यूनिट, जो अपन लिखने, अपन यूनिट बस लिखने, 2 यूनिट x की तरफ डिस्प्लेस हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितने में, 2 यूनिट टूवर्ड्स x। अगर आप इतना बड़ा हमेशा लिखेंगे तो टाइम तो आधा वहीं चले जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा इतना बड़ा लिखने का। अपन क्या कर सकते हैं, इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसको शॉर्ट करने के लिए अपन को क्या कह दिया जाता है, डायरेक्शंस दे दी जाती हैं। डायरेक्शन कैसी,
एक्स में अगर आप जा रहे हो तो एक्स के लिए कह दिया जाता है कि आप आई की दिशा में जा रहे हो, इसको एक्स के लिए आई कैप कह दिया जाता है। आई कैप का मतलब होता है एक्स की डायरेक्शन में आप एक चले हो। आई कैप मतलब ओनली आई कैप मतलब क्या कि वन आई कैप मतलब एक्स की डायरेक्शन में आप एक यूनिट चल गए, ये होता है। ठीक है, अब अगर ऐसे ही आप वाई की डायरेक्शन में जाते तो उसके लिए कहा जाता है जे, है ना। दिस इज फॉर एक्स, दिस इज फॉर वाई। जब आप वाई डायरेक्शन में जाते हो तो उसके लिए कहा जाता है जे। अब एक्स वाई एक 3D में क्या जोड़ा जाता है जेड, जेड जेड जोड़ता है 3D में। जेड के लिए आपको क्या कह दिया जाता है कि ये है के, तो ये अपन 3D में कि यहां ले लूं, ये अपन 3D में इस प्रकार से डील कर लेते हैं जिससे फिजिक्स पढ़ना भी आसान हो जाता है और अपन को एक इजी मेथड मिल जाती है वेक्टर्स को डील करने के लिए, है ना। अब अपन अगली चीज में आते हैं, ये तो अपना हो गया। अब अपन देखें कि जैसे कोई बंदा है, इसको मैं बता रहा हूं, है ना। जैसे कोई बंदा है, ये हमने बनाया इस प्रकार से कुछ, ये एक्स वाई एंड जेड है ना। अब कुछ लोग के मन में होगा जेड इसी तरफ क्यों दिया, अंदर की तरफ क्यों दिया, तो वो सब कुछ रूल्स हैं, वो आगे जाके आपको पता चलेगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब अपन यहाँ पास देखें, कोई बंदा यहाँ से इस पॉइंट से, है ना, बना दे, ये है जो कि 0,0,0 है। इस पॉइंट से घूम फिर के आया, कोई पॉइंट आया 1,2,3, ओके, यहाँ से 0,0,0 से। तो अब ये चीज आप, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा फील करवाने के लिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ कि कैसे आ रहा होगा वो व्यक्ति, है ना। उसके पास तरीके बहुत से आने के, पर कैसे आया होगा वो मैं आपको बता ही दे दूंगा। तो अब अपन अगर देखें तो मैं यहाँ पास x और y, दिस इज x, दिस इज y, z दिखाने के लिए मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ, दिस इज z, क्या ठीक है। ये जो है, ठीक है, हाँ, तो इसको फील करवाने के लिए ये x है, y है, z एक्सिस जैसे मैंने बताया दोनों से परपेंडिकुलर यहाँ आती है। अब एक वेक्टर किस प्रकार से वो आया होगा मैं वो दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। वो x में कितना चला, इसमें जैसा कि दिया गया है 1, x में वो 1 डिस्प्लेस हुआ होगा, ठीक है, इस प्रकार से। फिर वो y में कितना चला, y में वो चला 2, ये y में वो ये 1 चल गया, इतनी लेंथ 1 है, y में वो कितना चल गया, ये 2 चल गया। अब z में वो आया होगा बस 3, है ना। तो वो 3, अगर सपोज करें कि 3 ऐसे आया है तो कुछ यहाँ पास कहीं पॉइंट आया होगा इस प्रकार से, मतलब अगर इसको मैं पकड़ूं तो यहाँ पास कहीं वो आ गया होगा, है ना, इस प्रकार से वो चल के आया होगा, ये होता है। तो मतलब वो ऐसे चल के यहाँ पास कहीं आया। अगर मैं इसमें बनाऊं तो x में 1, y में ऐसे ऊपर आके कहीं 2 और z में यहाँ पास कहीं आके 3, मतलब ये इस प्रकार से मेरा ऐसे एक वेक्टर बनेगा, ये है ना, ये प्लेन है। आप 3D में जूम कर सकते हो जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब अपन अगर देखें तो यही पॉइंट है अपना 1, 2, 3, है ना। अपन क्या करेंगे, जैसा अपन ने इसको O मान लिया, इसको A मान लिया, तो अपन OA वेक्टर को कैसे लिखेंगे, अपन ये देखते हैं। तो OA वेक्टर का मतलब होता है कि जैसा मैंने बताया 1 आप कहीं में चले x में, 2 आप किस में चले y में, 3 आप किस में चले z में,
मतलब OA वेक्टर हो गया कि 1x में मतलब 1 i कैप, जैसा x के लिए i कैप बताया अभी, प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ये मजा आ गई है ना, इस प्रकार से बढ़िया। अब बात ये आती है कि ये तो आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसको कहते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, इसको आपने वेक्टर ही दिखाया कि इस प्रकार से लिखते हैं। अब यार OA लेंथ भी निकालनी पड़ेगी ना, OA लेंथ कितनी होती है और OA लेंथ कितनी होती है, प्लस अभी और भी दो चार चीजें पता चलेंगी कि अपन ने x के लिए यूनिट वेक्टर मतलब 1 i कैप मतलब यूनिट वेक्टर होता है x का, मतलब यूनिट मतलब तो 1 होता है ना, तो 1 i कैप, y के लिए 1 j कैप, z के लिए 1 k कैप, है ना। अब इस डायरेक्शन के लिए भी कुछ यूनिट वेक्टर अपन अगर डिसाइड कर सके तो कैसे करेंगे, ये सब चीजें अभी अपन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात अपन क्या देखते हैं कि OA वेक्टर तो आपको पता चल गया, अब OA लेंथ कैसे निकालोगे, है ना। तो मतलब सीधा सीधा बायो वालों को भी रटवा दिया जाता है, उस तरह से रटवा दिया जाता है कि जो OA लेंथ होती है यहाँ पर, मतलब कोई बंदा अगर 0,0,0 से x, y, z तक अगर जाए तो जो लेंथ होती है इसको अगर मैं O मान लूं, इस पॉइंट को मैं मान लूं P, तो OP क्या हो जाता है, सीधा सीधा लेंथ हो जाती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इस प्रकार से कुछ हो जाती है ना, ये हो जाती है। पर इसको अपन समझेंगे कैसे, ये तो अपना बताने वाला तरीका हो एक तरीके से कि ऐसा होता है। अब अपन इसको समझते हैं कि ये कैसे आया, बायो वालों को भी अच्छा क्लियर है, मैथ्स वाले तो इस चीज को आराम से कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने आगे आगे 3D पढ़ना है। अब हम बात करते हैं, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट एक्सेस, ओनली 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस x y और ये z, है ना। जैसे मैंने बताया 1 2 और 3, तो अब अपन सबसे पहले 1, ये 1 है, मतलब 1 ऐसे नहीं लिखना है, इसको अपन 1 मार्क करेंगे, ये लेंथ 1 यूनिट है। फिर 2 y के 2 चले, जैसे कि अभी बताया y के लिए 2 चले, दिस इज 2, या फिर कहते हैं ये जो ये लेंथ है दिस इज 2, है ना। इसको देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। ये अब अपन अगर इस लेंथ को देखें, इस लेंथ को अगर आप देखो तो इस लेंथ को देखने पर ये लेंथ कितनी आ रही है आप बताओ मुझे। अगर मैं इसको कोई m कह दूं, इसको o कह दूं, तो OM कितना आएगा, ये आप खुद निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम जो 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम, अगर आप इसको कोई P पॉइंट मान लो तो OM जो होगा वो होगा OP OM का स्क्वायर OP का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, प्रधानमंत्री का स्क्वायर, है ना। मतलब जो OM स्क्वायर आएगा वो आएगा OP मतलब 1 का स्क्वायर, PM मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना 5, तो OM कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5। ये आ गई लेंथ, OM की लेंथ आ गई, है ना। और OM को अपन एक्चुअल में कैसे लिख सकते हैं, OM को अपन एक्चुअल में अभी क्या लिख सकते हैं, इसी को मैंने क्या लिखा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर मतलब OP का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मतलब PM का स्क्वायर, है ना। ये चीज हुई। अब यार अपन को तो OA चाहिए ना, तो OA पे चलते हैं। OA पे कैसे आएंगे, ये है Z पे वो कितना चला, Z पे वो 3 चला, Z पे वो 3 चला, तो इस प्रकार से वो Z पे 3 आ गया, यहाँ पास कहीं वो आ गया होगा, ठीक है। मतलब Z पे उसके 3 चलने का मतलब है कि ऐसा कुछ समथिंग, वो पहले ऐसे आया फिर ऐसे आया फिर ऐसे आया होगा, क्योंकि Z मतलब Z बाहर की तरफ है ना, Z तो इस दिशा में है, तो इस तरफ से यहाँ पास कहीं वो आ गया होगा जहाँ पास भी। तो अब अपन देखें तो अपन को क्या चाहिए, ये O, और अगर यहाँ पास कोई पॉइंट है A, तो अपन को इस प्रकार से वो OA चाहिए होगा, ये है वो OA, ये OA है। इस OA को अपन को निकालना है, तो किस प्रकार से देखो यार, OA अगर निकालना है तो आप अगर अच्छे से देखो
तो ये जो बन रहा है ओ ए है, इसको अगर मैं हटा दूं तो ओ एम ये है, अच्छे से देखना, ओ एम क्या है, ओ एम ये है, और ओ एम से परपेंडिकुलर ये आ रहा है, ओ एम से परपेंडिकुलर, और ये कितनी लेंथ है, ये 3 लेंथ है, क्योंकि अपन जेड में कितना चले हैं, 3 चले हैं, तो ओ एम से परपेंडिकुलर 3, तो ओ ए आ रहा है इस प्रकार से, यहाँ पास से आ रही है पहले, है ना, वही ओ ए अपन को चाहिए, तो अपन से अपन अगर इसको बनाए तो अच्छे से देखें तो ओ ये है, एम ये है, और बाहर आ रहे हैं, इसको मैं बाहर आ रही हूँ मतलब मैं ऊपर स्वतंत्र है, बाहर आ रहे हैं, बाहर अपन ए पे आ रहे हैं जैसा अपन ने कहा, तो ये 3 चल के ए पे आ रहे हैं, ओ एम अपना √5 अलग से है, और ये ओ ए अपना बन रहा है, ओ ए का मतलब हो गया वो जो यहाँ पास से डंडी यहाँ पास लग रही थी, वो हो गया ओ ए का मतलब, हो गया। अब देखो कि अपन को अब ओ ए निकालना है, तो ओ ए कैसे निकालेंगे, ओ ए अपन ऐसे पाइथागोरस से हम लगा दें, दिस इज परपेंडिकुलर, लगाओगे अगर तो ओ ए जो है वो ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम के स्क्वायर के बराबर है, देख सकते हो, ओ ए का स्क्वायर ओ एम का स्क्वायर ये। अब देखो कितनी मजेदार चीज आ गई कि ओ ए जो है वो √ऑफ ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, मतलब ओ एम मतलब ओ पी प्लस पी एम, ओ एम मतलब ओ पी प्लस पी एम, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पास इसका मतलब √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ए एम मतलब किसका, 3 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया √ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एक 1, ओ एम के स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर, और ओ पी का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ओ पी यहाँ था 1 और पी एम यहाँ था 2, और वही ओ एम के स्क्वायर को यहाँ लाके छाप दिया, ओ ए यहाँ पास अपना आ गया। अब अच्छे से देखो, अगर ये तो अपन कहाँ से गए थे, 0,0,0 से 1, 2, 3 तक गए थे, ये तब की बात हो, ये छोटी सी बात हो। अब अगर इसकी जगह में अभी 1, 2, 3 था तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर आ गया, इसकी जगह में x y z ले लेता तो क्या होता, ये x हो जाता क्योंकि OP x में चले हैं, PM ये y हो जाता, और जो बाहर आए थे वो यहाँ पास है, ये हो जाता z, ये क्या होता OM मतलब क्या था, √ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब √ऑफ 1 क्या है x है, 2 क्या है y है, √ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आता, बिल्कुल आता ना। तो अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता था, x y z, मतलब फिर क्या हो जाता वो √ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, तीनों का इंडिविजुअल एडिशन हो जाता है, ये है। अब इसका मतलब क्या होता है अपन वो देखना है, अपन जब वेक्टर्स में बात करते हैं तो अपन बात करते हैं सबसे पहले तो पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जो मैंने अभी आपको बताया जो कि OA वेक्टर था, पोजीशन वेक्टर होता है वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब आप ओरिजिन से कितना भटके हो, ओरिजिन से कितना दूर है, ओरिजिन से आपकी x कोऑर्डिनेट कितना दूर है, y कोऑर्डिनेट कितना दूर है, z कोऑर्डिनेट कितनी दूर है। तो ओरिजिन मतलब O और कोई पॉइंट मतलब A, तो वो हो जाएगा 1i कैप जो अभी अपन ने देखा था 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना। अभी मैं नंबर्स लेके चल रहा हूँ वेरिएबल्स पे, आप खुद ब खुद जैसे मैंने अभी वेरिएबल पे डाला √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, आप और चीजें वेरिएबल्स में डाल सकते हैं, है ना। और अपन अगर देखें तो इसमें पहली चीज तो आ गई, ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर, PV पोजीशन वेक्टर। अब अपन बात करते हैं मॉड ऑफ OA का मतलब होता है जो मैंने अभी निकाला, मॉड ऑफ OA मतलब लेंथ ऑफ OA, OA की लेंथ, OA की लेंथ, OA में अपन ने यहाँ पास से इस प्रकार से ये जो अपना OA बना है उसकी लेंथ,
लेंथ अपन ने क्या देखी, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यही है ना, तो यही है। ये दो चीजें होती हैं। अब एक लास्ट चीज इसमें जो मैं आज बता रहा हूँ, फिर मैं अगली वीडियो में आपको और चीजें बताऊंगा। ये लास्ट चीज क्या है कि मैंने अभी आपसे कहा कि x के लिए तो मैंने कह दिया यूनिट वेक्टर i कैप है। यूनिट वेक्टर मतलब x पे यूनिट चलो तो उस यूनिट को जो नाम दिया आपने वो i कैप है। y के लिए वही नाम आपने j कैप दिया, z के लिए वही नाम आपने क्या दे दिया, k कैप दे दिया। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, अगर o a में चले तो उसके लिए क्या नाम दोगे यार, तो o a में चले तो आपने x में भी कुछ कवर किया, y में भी कुछ कवर किया, z में भी कुछ कवर किया, है ना। पर अगर अपन OA में यूनिट वेक्टर की बात करें, मतलब OA में यूनिट कितना चलेगा, यूनिट, तो यूनिट कैसे निकालोगे आप, अब देखते हैं अपन यूनिट कैसे निकालेंगे। तो देखो अपन ने मॉड ऑफ ए निकाला, मॉड ऑफ ए कितना आया अपना, ये आया समथिंग 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 प्लस 9 अंडर रूट 14 आया अपना, ये आया। अब यहाँ पर इसको अपन अच्छे से सिंप्लीफाई करें तो एक चीज अपन को देखने को मिल रही है, जैसे अपन ने आई कैप कहा, जे कैप कहा, के कैप कहा, तो वो कैसे किया अपन ने, जैसे अपन ने x में अगर 2 चला होगा तो 2i कैप, है ना, x में अगर 2 चला होगा तो 2i कैप, अपन कोई x को कह रहे हैं 2i कैप, या फिर अपन इस प्रकार से लिखते हैं कि 0,0,0 से 2,0,0 में चले, है ना, ये पॉइंट O कह दो, ये पॉइंट कोई P कह दो, तो OP हो गया 2i कैप, OP वेक्टर 2i कैप। लेंथ ऑफ OP कितनी हुई, लेंथ ऑफ OP आप जानते हो यार कि ये है 0,0,0 यहाँ है और ये 2,0 यहाँ है ना, तो लेंथ तो सीधी सीधी यही है ना यार, ये दिस इज 2, लेंथ 2 है, तो मतलब OP 2 है ना। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोड ऑफ OP वेक्टर, मोड ऑफ OP वेक्टर लिख सकता हूँ क्योंकि OP वेक्टर 2 है, ठीक है, OP वेक्टर 2i कैप है, तो मोड ऑफ OP कितना है, 2 है। अब देखो आप, अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं, यूनिट वेक्टर कितना होता है, i कैप, यूनिट वेक्टर होता है i कैप, x की दिशा में यूनिट वेक्टर i कैप, मतलब मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो ही i कैप में रहा, देख लो OP वेक्टर अपॉन मोड ऑफ OP वेक्टर, दिस इज 2i कैप अपॉन 2, दिस इज i कैप, मिल रहा है। और यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि इसका मॉड 1, मॉड मतलब ये, इसकी लेंथ 1 है ना, इसकी लेंथ देख लो आप 1 है, इसकी लेंथ 1 है, आई कैप मतलब 1i, और 1i मतलब आप यहां से सिर्फ यहां तक आए, है ना। अब इसमें भी आपको लेंथ 1 चाहिए ना, लेंथ 1 चाहिए, तो जैसे मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, आप इन दोनों को भी डिवाइड कर सकते, इन दोनों को भी डिवाइड कर सकते हो, इसको इससे डिवाइड कर दो तो शायद आपको यूनिट वेक्टर मिले, देखते हैं, चलो अपन देखें, मतलब अपन कोई यूनिट वेक्टर को A कैप कह रहे, कैप लगाया अपन ने, तो OA वेक्टर अपॉन मोड ऑफ OA आएगा। अब देख लो इसको, अपन अगर देखें इसकी लेंथ होनी चाहिए 1, तो 1 अपॉन अंडर रूट 14 i कैप कर सकते हैं, और 2 अपॉन अंडर रूट 14 j कैप प्लस क्या आया 3 अपॉन अंडर रूट 14 ठीक है ना। अब इसका मॉड निकाल के देख लो आप, इसका अगर आप मॉड निकालोगे, इसका मॉड निकालोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करो, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 14 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 14 प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 14, रूट 14 का स्क्वायर 14 होता, बताने की जरूरत नहीं है, इसका भी रूट करो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आप भी देखा आपने 14 है, तो 14 अपॉन 14 का रूट इज इक्वल टू 1। मतलब यूनिट वेक्टर को अपन किससे दर्शाते हैं, इससे दर्शाते हैं, यूनिट वेक्टर
अगर मैं यूनिट वेक्टर को अच्छे से लिखूं, है ना, यूनिट वेक्टर को मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा, अगर कोई मेरे पास ए वेक्टर है इस प्रकार से, तो उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा ए कैप, अगर मैं कह दूं तो वो होगा ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। और मॉड ऑफ ए वेक्टर को कभी कभी अपन सिंपली ए बस कह देते, तो इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए। तो यार यहाँ तक आज अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में आपको और प्यारी प्यारी चीजें पता चलेंगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।